जैसे दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल चाल है। कॉस्टिंग का सजेस्टेड आंसर अपलोड कर दिया है। जैसे मैंने बोला था सजेस्टेड आंसर अपलोड होगा जैसे एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि बीच में मैं टेंशन नहीं देना चाहता था। अब एफएम हो गया है, एफएम का भी सजेस्टेड आंसर लीजिए। पहले हम एमसीक्यू कर लेते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन कल कर लेंगे। तो एमसीक्यू जो एफएम का क्वेश्चन पूछा है बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही साधारण सा, बड़ा ही आसान सा पूछा है। यानी आपके टोटल के टोटल जो 8 गुणे 2 में 16 मार्क्स है वो आपके पक्के हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जरा एमसीक्यू से। सर ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जो मुझे मिला है। आइए हम फटाफट फटाफट समझते चलते हैं। कह रहा कंपनी नेटवर्थ, नेटवर्थ मींस होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड मींस इक्विटी। ये हमारे पास ऑलरेडी इक्विटी गिवन है सर। और डेट टू इक्विटी रेशियो 2 का है, डेट टू इक्विटी इक्वल टू 2। इक्विटी अपना कितने का है, 5 का है, तो डेट इक्वल टू 10 लाख का डेट हो गया। इंटरेस्ट ऑन डेट 10% का है, 10% का इंटरेस्ट है, तो 10% किस चीज का सर, 10% ऑफ 10 लाख यानी कुल मिला के 1 लाख का, तो अपना इंटरेस्ट हो गया सर। कह रहा है कंपनी ऑपरेटिंग इन प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस ईबीआईटी, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, यानी अर्निंग या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अपना गिवन है सर 4 लाख का। अच्छा, इसमें हमने इंटरेस्ट निकाल लिया ऑलरेडी, 1 लाख का इंटरेस्ट है, तो कुल मिला के अपना ईबीटी जो है वो कुल मिला के 3 लाख का है। टैक्स रेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमसे फाइनेंशियल लीवरेज पूछ रहा है। फाइनेंशियल लीवरेज जैसे आपसे बढ़िया कौन जानता है, ईबीआईटी मींस 4 लाख डिवाइड बाई ईबीटी यानी 3 लाख। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 1.33, यानी क्वेश्चन का पहला ही ए है, मींस फर्स्ट का आंसर ए है, कहानी खत्म हो गई। वैसे ही सोचना है क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। अच्छा, इसका सजेस्टेड आंसर जो होगा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सॉल्व किया हुआ, आपको बस सुनना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। टी लिमिटेड इज लुकिंग फॉर द कैपिटल प्रोजेक्ट इन द ऑर्डर टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ओल्ड मशीन, पुराने मशीन को रिप्लेस करने की बात कर रहा है। इट गॉट 2 प्रपोजल्स टू कंसिडर, डिटेल आर गिवन बिलो, कुछ इस तरह से। प्रपोजल इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ गिवन है, और साथ साथ एनुअल कैश इनफ्लो गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का है। हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी। सर ये होता कैसे है, ये क्या होता है एग्जैक्टली? एनपीवी को हर एक साल में बांट लें तो कितना कितने का हमें आएगा। साहब इस सिंपल शब्दों में समझिए, एनपीवी जो होता है वो नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टाइम वैल्यू। अगर हम उसे टाइम वैल्यू से डिवाइड कर दे, इक्वल इक्वल बांट दे, तो ये समझिए कि नेट प्रॉफिट या इक्वल प्रॉफिट पर ईयर कितना कमाएंगे विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बाकी आपने पढ़ा होगा, इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एनपीवी पहले से आता है, एनपीवी इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो ऑलरेडी गिवन है, मींस 6,50,000 और 7,80,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है 1.9 यानी 1,90,000 मल्टीप्लाई बाई। अच्छा, ये एनुअल कैश इनफ्लो है, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो है, हर एक साल इतना ही कैश इनफ्लो आएगा। तो ऐसे केस में हम पीवी आईएफए या एफए जैसे भी लिखना हो वैसे लिख लेते, वही लिखा सर पीवी आईएफए, इसको यूज करेंगे। यूजफुल लाइफ कितने का, 5 साल का, तब पीवी आईएफए जो यूज होगा वो भी 5 साल का होगा। 1 मिनट में कैलकुलेटर लाया। चलिए सर, तो हमारा कितने का पीवीआईएफए है, 3.791, और दूसरा कितने का पीवीआईएफए है सर, ए है हमारा कुल मिला के 3 सालों का है, तो 2.487। चलिए तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 3.791 इक्वल टू 7,20,290। दूसरा क्या है सर हमारा, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.487 यानी 8,70,450। एनपीवी निकालिए सर। एनपीवी इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है सर आपको जैसे कि पता है वो कितने का है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मींस इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट 6,50,000। जब 6,50,000 माइनस करेंगे 7,20,290 से, 7,20,290 से माइनस 6,50,000, तो कितना आ जाएगा, 7,20,290 माइनस सर 6,50,000 यानी सर 70,290। उसी तरह से दूसरा जब आप सॉल्व करेंगे तो 8,70,450 माइनस सर 7,80,000, ये हो जाएगा सर 90,450।
ए जो वैल्यू आया है आपका, वो वैल्यू क्या है सर? ए वैल्यू है आपका एनपीवी। इसको पीवीआई से डिवाइड कर लेंगे तो अपना आ जाएगा इक्वल कैश आउट इनफ्लो, जो हर एक साल इतना इतना का कैश फ्लो आएगा। यानी सर ए प्रॉफिट होगा जो कैश प्रॉफिट होगा पर एनम के अनुसार से। डिवाइड कर लीजिए 3.791, फिर से डिवाइड कर लीजिए 2.487। चलिए डिवाइड करके क्या आता है सर? डिवाइड करके आ रहा है 2.487, 36369। ये आ रहा है सर 7290 डिवाइड बाई 3.791, यानी कुल मिला के 18,541। पहला आंसर ये, यानी पहला आंसर दूसरा आंसर मीन्स पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन फटाफट फटाफट बन गया। इसको तो बनने में तुरंत टाइम ही नहीं लगा, ये छू मंत्र वाली बात हो गई। क्यू लिमिटेड सर, क्यू लिमिटेड प्लानिंग टू पे ₹2 पर शेयर के अनुसार से ग्रोथ रेट जो है 8% का ग्रोथ रेट है, मीन्स जी भी गिवन है सर आपका, क्या गिवन है? D0 भी गिवन है, आपका जी भी गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है मीन्स P0 गिवन है। कौन सा मार्केट प्राइस है? प्रेजेंट या करंट। ये प्लानिंग है तो ऑलरेडी ये D0 नहीं कह सकते, इसको D1 कहिए सर। प्लानिंग मीन्स देगा, तो हो गया सर D1। डन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है जब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना होता है? तो ग्रोथ रेट के अनुसार से क्या कह रहा है? फ्लोटेशन कॉस्ट ₹1 का भी है, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू सर होता है D1 डिवाइड बाई P0 प्लस सर ग्रोथ रेट। D1 मीन्स नेक्स्ट ईयर डिविडेंड जो देने वाले हैं आप, कितना देने वाले हैं सर? ₹2। और फ्लोटेशन कॉस्ट है तो माइनस होगा मार्केट प्राइस से, मीन्स मुझे नेट कंसिडरेशन चाहिए, कितना गया और कितना आएगा। तो गया ₹2 और आया कितना था? 51 माइनस 1 प्लस सर हमारा ग्रोथ रेट कितना है? 0.08। इसको सॉल्व कीजिए सर, 2/50 इक्वल टू 4% प्लस सर 0.08 मीन्स 0.12 डेट इज 12%। सर ये मामला हो गया खत्म। अभी जो क्वेश्चन है केस सिनेरियो नंबर 1, इसी में अपना 3 क्वेश्चन है। अच्छा ये 12% है किसी में, है ना? पॉइंट नंबर सी। तो हमने पहला दूसरा तीसरा 6 मार्क्स अगर सही हो गए तो आदमी ऐसे ही पागल हो जाता है। मन पागल होए जाए रे, मन पागल होए जाए। तो सर आगे चलते हैं। XYZ wants to establish the shoe manufacturing to set up this unit, it needs loan. XYZ Limited approached the commercial bank for the working capital loan. वर्किंग कैपिटल लोन के लिए सर हमने क्या किया है? बैंक को एप्लीकेशन दिया, अप्रोच किया है। बैंक हैज आस्क्ड टू कंपनी टू प्रेजेंट प्रपोजल फॉर सच लोन। आप प्रपोजल बना के लेके आइए, यानी आपको कितनी रिक्वायरमेंट्स हो बताइए। टू प्रिपेयर सच प्रपोजल द कंपनी हैज अपॉइंटेड यू, वाह बधाई हो, प्रोवाइडेड सच इंफॉर्मेशन या सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान, प्लान का इंफॉर्मेशन गिवन है। It wants maintaining margin of safety 10% for contingency या reserve for margin of safety या contingency provision for contingency। कितना परसेंट? 10%। 10% किस चीज का सर? नेट वर्किंग कैपिटल का। जो वर्किंग कैपिटल आएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होता है वो टोटल करंट एसेट्स होता है, नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। द कंपनी वांट्स टू कीप कैश बैलेंस 90,000 का। The product will be sold at a profit of 25% of COGS, 25% of COGS that is 20% of sales, है ना? कॉस्ट का 25% मीन्स 25% को आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1/4। कॉस्ट का 1/4 मीन्स सेलिंग प्राइस का 1/5। 1/5 मीन्स 20% ऑफ सेल्स। डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं सर। सिंस आप एक बात ध्यान रखिएगा, बैंक को जब भी आप अप्रोच करते हैं तो वर्किंग कैपिटल का जो एस्टिमेशन होता है कैश बेसिस पे होता है, टोटल बेसिस पे नहीं होता। तो हम आगे समझ के चलेंगे कि कैश बेसिस ही होना चाहिए। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो होगा वो होगा 1.5 महीने का, वाइल फिनिश गुड जो होगा वो होगा सर 1 मंथ का रिक्वायरमेंट का, यानी फिनिश गुड्स इक्वल टू 1 मंथ रिक्वायरमेंट मीन्स 1 महीने का। अगर पूरा जो फिनिश गुड्स की वैल्यू आएगी या पूरा जो COGS आएगा या टोटल अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 12 महीने का होगा, उसका 1 महीने का हम फिनिश गुड्स रखेंगे, ठीक है? और 1.5 महीने का रॉ मटेरियल की कंजम्पशन रखेंगे। फिनिश गुड्स वैल्यूड एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बढ़िया सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 3 कंपोनेंट, रॉ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। द कंपनी विल सेल शूज डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन, दोनों को बेचता है।
टोटल रिन्यूअल सेल्स अपना 30 लाख का है, 20% ऑफ सेल्स आर फॉरेन सेल्स एंड देयर विल बी डिले इन हाफ मंथ टू रियलाइज, यानी आधे महीने का हमारा डेटस बनेगा। और कितना है सर अपना 20%, 20% बोले तो 6 लाख, इसकी सेल्स वैल्यू 6 लाख की होगी। अगर क्वेश्चन ने कहा कि कैश बेसिस है तो आपको सेल्स वैल्यू पे नहीं वैल्यूएशन करना है, दूसरा ना ही टोटल कॉस्ट पे करना है, आपको कैश कॉस्ट पे करना है, ध्यान रखिएगा। और कैश कॉस्ट इक्वल टू होता है सेल्स वैल्यू माइनस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन। आगे चलते हैं, आधा फिर कहते हैं फॉरेन डेटर्स, ऑल डोमेस्टिक सेल्स विल बी ऑन क्रेडिट एंड अलाउड 2 मंथ पीरियड्स। बाकी का जो डोमेस्टिक सेल्स है 2 महीने का उधारी रहेगा, बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम 25% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स का 25%। टोटल सेल्स कितना था हमारा 30 लाख, 30 लाख का कितना सर 25%, यानी सर 7.5 लाख। विल गेट 2 महीने का क्रेडिट, अच्छा 2 महीने का क्रेडिट भी निकाल लेते हैं, 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, तो 7.5 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी मुझे जहां तक लगता है 1,25,000 का हमारा क्रेडिटर्स हो गया। क्या हम रॉ मटेरियल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 7,50,000 अभी निकाला ना, 7,50,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 1.5 डिवाइड 12, 7,50,000 जो है वो 12 महीने के लिए है, तो 1.5 महीने के लिए जो हमारा स्टॉक होगा 93,750। आगे चलते हैं, कह रहा है 2 मंथ कंजम्पशन, ठीक है ना। आगे द कंपनी विल गेट क्रेडिट ऑफ 2 मंथ, ठीक है ना सर, 2 महीने को उधारी निकाल भी लिया। फ्रॉम द सप्लायर वेजेज और एक्सपेंसेज 20% ऑफ सेल्स, सेल्स टोटल 30 लाख का था, 30 लाख का 20% 6 लाख सर, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइड बाई 12, 0.5 कहां से ले लिया, आगे दिख रहा होगा, विल बी पेड आधा महीने के लैग पे मिस आउटस्टैंडिंग रहेगा, यानी 6 डिवाइड बाई 24 कर लेते हैं सीधा, यानी कुल मिला के 25,000 रुपए का हमारा क्या हो गया आउटस्टैंडिंग वेजेज हो गया। आउटस्टैंडिंग कैश एक्सपेंसेस ओवरहेड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में कितना है 60,000, और इट विल बी पेड इन 1 मंथ एरियर, एक महीने आउटस्टैंडिंग पे दिया जाता है, यानी जो हमारा आखिरी महीने का साल के आखिरी में जो बचा हुआ हो 1 महीने के बाद दे दिया जाएगा। यानी सर जो भी हमारा पीछे का जब भी आउटस्टैंडिंग रहा है वो हमेशा 1-1 महीने के बाद पेड होता है, यानी जो 60,000 रिप्रेजेंट करता हो 1 महीने के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने महीने का 1 महीने का। तो सर एक बात समझें, 60,000 का जो खर्चा है वो अपना 1 महीने के लिए इतना है, तो 12 महीने के लिए कितना, टोटल कितना आएगा सर 7,20,000, 7,20,000। एस्टिमेटेड टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कितना है 1,80,000, ये टोटल है सर, ध्यान रखिएगा टोटल है। ये ऑलरेडी अपने पास आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स दे दिया प्रोडक्शन, दूसरा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है 1,80,000 का टोटल है, 1 महीने का उधारी, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, यानी कुल मिला के 15,000 का ए आउटस्टैंडिंग रहेगा, ध्यान रखिएगा ए भी आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स प्रमोशन कितने का है 90,000, विच इज पेड क्वार्टरली इन एडवांस। एग्जैक्टली स्टडी मटेरियल में ऐसा ही क्वेश्चन है सर, लेकिन वो एमसीक्यू नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव है। 90,000 का क्वार्टरली एडवांस में पेमेंट करते हैं, आपको पता है क्वार्टर जो होता है वो 3 महीनों का होता है, तो 90,000 डिवाइड बाई 12, यानी कुल मिला के 7,500। डन है यहाँ तक। आगे चलते, द कंपनी वांट्स टू सबमिट द प्रपोजल टू बैंक, ध्यान से मैंने क्या बोला, कौन से बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस, ध्यान रहेगा कैश कॉस्ट बेसिस। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट आंसर 4 to 8। सर ऐसे केस में आपको थोड़ा बहुत तो वर्किंग करनी पड़ेगी, खैर उसके बिना भी हो सकता है सर, उसके बिना भी हो सकता है, लेकिन रफली कैलकुलेट हमने किया है, आइए जरा हम बताते हैं। ये रहा सजेस्टेड आंसर सर, जो हमने आपको बताया था, नेटवर्थ इक्वल टू इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, उसके साथ हमारा 1.33 आ गया। दूसरा अपना हमने जो वैल्यू बताया था आपको, प्रपोजल एक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवीएफआई इक्वल टू इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी, जो बराबर बराबर का हमारे कैश प्रॉफिट होगा। और अगला हमने बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D1 डिवाइड बाय P0 माइनस F प्लस G इक्वल टू 12%। यहां तक कोई दिक्कत।
अब हमें कैश सिनेरियो पे चलना है सर। हमने आपके साथ रॉ मटेरियल ऑलरेडी निकाल रखा था 7,50,000, वेजेस का खर्चा 6 लाख भी निकाल लिया था, और याद होगा कैश कॉस्ट भी हमने 7,20,000 निकाल लिया था। अगर आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन में कहा था कि 20% का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा सर? 20%। 20% का प्रॉफिट, सेल्स का 20%, सेल्स कितना है? 30 लाख, उसका 20% का प्रॉफिट होगा, यानी 6 लाख का प्रॉफिट होगा। तो सवाल है सीओजीएस कितने का? तो सीओजीएस सर 24 लाख रुपए का, सीओजीएस 24 लाख रुपए का। तो मेरे लाल मेरे बच्चे, हम अगर देख रहे हैं इधर को 24 लाख का टोटल सीओजीएस है, 7,20,000 का कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 7,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 7,20,000, 20,70,000 का सर हमारा कैश फैक्ट्री कॉस्ट है, कैश फैक्ट्री कॉस्ट। और उसमें हमने जब डेप्रिसिएशन जोड़ लिया, डेप्रिसिएशन हमने बैलेंसिंग फिगर रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा है 3,30,000। मैंने कतई कहीं पे भी जाके नहीं देखा एमसीक्यू का क्या क्वेश्चन है, मैंने सीधा क्वेश्चन सॉल्व किया सर, बाकी सब कुछ इसी में से आएगा। अब अपना 24 लाख अपना सीओजीएस हो गया। अब इसमें टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड सेल्स प्रमोशन कॉस्ट जोड़ लिया, टोटल आ गया सर 26,70,000। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सेल्स यहाँ दो तरह का होता है, एक एक्सपोर्ट सेल्स है, एक अपना कंट्री का सेल्स है। एक्सपोर्ट जो सेल्स है क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो एक्सपोर्ट सेल्स जो आगे कह रहा है 20% ऑफ सेल्स हो रहा है, फॉरेन में हो रहा है, और बाकी का कंट्री में हो रहा है 80%। मीन्स 24 लाख का सेल्स हमारा देश में हो रहा है और 6 लाख का सेल्स हमारा विदेश में हो रहा है। मजे की बात क्या है कि इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि सीओजीएस का खर्चे के साथ साथ टोटल कॉस्ट भी जोड़ा जाएगा। टोटल कॉस्ट में सेलिंग कॉस्ट भी और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी। लेकिन लॉजिकली आप जानेंगे तो सेलिंग का खर्चा, प्रमोशन का खर्चा विदेश में क्यों आएगा? विदेश का तो आपके पास सीधा ऑफर आया होगा, तो प्रमोशन का खर्चा नहीं आएगा सर। और खासकर कहीं कहीं एजम्पशन ये भी है कि सीओजीएस पे उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, क्योंकि उस पर तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का भी खर्चा नहीं आया है। लेकिन सर सिंस इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन बनाया है उसमें सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दोनों लिया है, तो हमने भी इसी एजम्पशन पे बनाया है कि सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉरेन वाले पे भी लगेगा और डोमेस्टिक वाले पे भी लगेगा, फॉरेन वाले पे भी लगेगा और डोमेस्टिक वाले पे भी लगेगा। डन है यहाँ तक? आइए, बहुत बढ़िया। तो हमने टोटल कॉस्ट आ गया 26,70,000, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 3,30,000 और टोटल हो गया 30 लाख। मजे की बात क्या है, डिप्रिसिएशन भी 3,30,000 का है और अपना प्रॉफिट भी 3,30,000 का है। हो सकता है मैं गलत हूं, तो इंस्टीट्यूट का जो आंसर होगा वो प्रिवेल करेगा। तो डोमेस्टिक सेल्स हमने बताया 24 लाख का, फॉरेन सेल अपना 6 लाख रुपए का। टोटल कैश कॉस्ट, टोटल कैश कॉस्ट कितने का आएगा? तो 26,70,000 की टोटल कॉस्ट है, उसमें हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, तो हमारा आ गया सर कैश कॉस्ट 23,40,000। यह एक दूसरा भी तरीका था, हम सीधा डेप्रिसिएशन जोड़ते ही नहीं, तो सीधा केवल कैश कॉस्ट आ जाता। लेकिन हमने तो ऐसा क्वेश्चन बनाया था कि वो टोटल कॉस्ट पूछे, कुछ भी पूछे, वी हैव आंसर फॉर दैट। आइए सर डन। अब कह रहा है डेटर्स वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। खैर टोटल कॉस्ट पे वैल्यूड नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कैश कॉस्ट नहीं चाहिए, हमें टोटल कॉस्ट चाहिए। तो मैं पहले से प्रोविजन बना के चल रहा था कि अपना टोटल कॉस्ट कितना है? 26,70,000, 80%, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग, 2 महीने के बाद मिलेगा पेमेंट, तो 3,56,000। जबकि फॉरेन वाले सेल अपना 20% का क्या होगा? सेल होगा, उसका 20% फॉरेन में सेल होता है, तो 26,70,000 का टोटल सेल्स का 20% मल्टीप्लाई बाई 0.5 अपॉन 12, ये हो गया 22,250। ये टोटल कॉस्ट के बेस पे है। कैश कॉस्ट के बेस पे जब वैल्यूएशन होगा तो जानते हैं किस पे वैल्यूएशन होगा? ये 23,40,000 पे होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट पे 26,70,000। डेटस 3 तरह से वैल्यूएशन होता है, एक सेल्स वैल्यू पे, टोटल कॉस्ट पे, कैश कॉस्ट पे, 3 तरह से वैल्यूएशन होता है। आइए, रॉ मटेरियल का हमने प्रोपोर्शनेट हिस्सा ऊपर भी निकाला था, 7,50,000, ए 1.5 डिवाइड बाई 12 है, 93,750। फिर फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन किस पे होगा? कैश कॉस्ट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कैश कॉस्ट के अनुसार से एस्टिमेशन देना है, और कैश कॉस्ट कितना है ये निकाला था हमने सर 20,70,000, दिख रहा है आपको? इसी पे वैल्यूएशन करना है, तो 20,70,000 पूरे साल के लिए, तो एक महीने के लिए कितना? ऐसे लिख सकते हैं आप, मंथ 1,72,500। मैंने क्या बोला है कि वैल्यूएशन जो होगा किस कॉस्ट पे होगा? कैश कॉस्ट बेसिस पे होगा, इसलिए हम क्या लेंगे? 23,40,000। दूसरा भी लेंगे सर 23,40,000 का 80%, 2/12, 20%, 0.5 अपन 12, वैल्यू आ गया 3,12,000, दूसरा आ गया 19,500। अगर दोनों डेटर्स की वैल्यू अगर जोड़ना चाहे हम जोड़ सकते हैं, 3,12,000, 19,500,
यानी 3,31,500 की जो वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू ऑफ डेट आएगा। एडवांस सेल्स प्रमोशन अपना गिवन है सर 22,500 रुपए का, और साथ साथ अपना कैश भी गिवन है 90,000 रुपए का, क्वेश्चन में गिवन है। बाकी एडवांस सेल्स प्रमोशन हमने आपके साथ निकाला। टोटल मुझे जो करंट असेट्स आ रहा है 7,10,250 रुपए का। करंट लायबिलिटी 7,50,000 मैंने ऊपर सॉल्व किया था, 2/12 1,25,000। आउटस्टैंडिंग वेजेज 25,000 हमने ऊपर भी निकाला था, यहाँ भी आया है। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं। फिर कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये भी हमने आपके साथ करा था, 1 महीने का निकालना है। आउट ऑफ 12 में से मिस 15,000। टोटल करंट लायबिलिटी आ गया सर 2,25,000। डन है। अब अपना करंट एसेट्स है 7,10,250, करंट लायबिलिटी है 2,25,000, दोनों माइनस करेंगे 7,85,250 रुपए का वर्किंग कैपिटल। और इसमें जोड़ना है रिजर्व फॉर कंटीजेंसी या रिजर्व फॉर मार्जिन ऑफ कंटीजेंसी। रिजर्व और मार्जिन ऑफ कंटीजेंसी लिख लीजिए सर। क्या है सर, कितना परसेंट है, 10%। 10% इसका 10%, तो 10% इसका निकाल लिया हमने। कभी कभी होता है टोटल का कहता है तो 10/90 होता है, यहाँ टोटल का नहीं कह रहा, सीधा कह रहा है, तो हम ऊपर के वैल्यू का मींस नेट वर्किंग कैपिटल का निकाल लेंगे। टोटल हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया 5,33,775। विश्वास की जब कुछ भी नहीं बचा होगा जो क्वेश्चन पूछ सकता, कुछ भी मिस कुछ भी, वो कुछ भी पूछेगा इसी से आएगा, वो कुछ भी पूछेगा इसी से आएगा दोस्त, इसलिए एकदम टेंशन नहीं। अब जरा चलो, व्हाट विल बी द टोटल एस्टिमेटेड करंट लायबिलिटी, 2,25,000 आया था सर। डन। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल सर हमारा आया था शायद 5,33,775। डन। नेक्स्ट चलते सर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑब्वियसली ऑन कॉस्ट ऑफ कैश कॉस्ट बेसिस। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको पता है 20,70,000, टोटल कॉस्ट 23,40,000, अभी तो बताया था। हाँ, नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी, अच्छा दिखा दूं, ए रहा ना सर, ए हमारा क्या है 20,70,000। टोटल कैश कॉस्ट कितना है सर अपना 23,40,000। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द टोटल एस्टिमेटेड फिनिश्ड गुड्स वैल्यू एंड टोटल डेटर्स कैश कॉस्ट बेसिस। आइए सर, कैश कॉस्ट ही निकालेंगे। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू 1,72,500 और 3,31,500, 1,72,500, 3,31,500। व्हाट विल द टोटल एस्टिमेटेड करंट असेट्स ऑन कैश बेसिस सर, हमारे पास कितना है सर 7,10,250, 7,10,250। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, एमसीक्यू हमारा खत्म हो गया, बात हमारी खत्म हो गई। तो एमसीक्यू बड़ा ही बेहतर था, जबरदस्त था, ये 16 मार्क्स तो आपके हैं सर। मैं बस एफएम की ही बात करूंगा, एसएम पे बात नहीं करता मैं। और बचा आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, उसको भी बता देंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, 16 मार्क्स आपके हैं। 16 मार्क्स बहुत होता है जीवन के लिए, परेशान मत होइए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर बहुत टेढ़ा पेपर है, कोई नहीं सर डिस्क्रिप्टिव भी देख लेंगे, थोड़ा आराम तो कर ले जीवन में। आप भी आराम करें, हम भी करते हैं। फिर कल मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, नमस्कार, जय शिव।